जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल की, जिसका नाम है आदिकाल। और आज से हम हिंदी साहित्य को विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभ्यर्थी अभी हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़े हैं और वो पढ़ना चाहते हैं आरंभ से, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए लेकर आऊँगा प्रतिदिन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित विस्तार से। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल पे बात करेंगे, जहाँ तक आदिकाल की बातें हो पाएंगी इस वीडियो में। बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं एक एक करके मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को बेसिक रूप से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान हो जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित अवश्य होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें अगर आपको बिल्कुल आप इतिहास को अभी नहीं पढ़े हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में मैं आप तक ये तमाम सूचना आप तक पहुंचाऊंगा। ये जो इतिहास है जिसका जहाँ से मैंने इस सामग्री को लिया है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आधार बना करके लिखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस इतिहास को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन अगर इस इतिहास को आप पढ़ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो बहुत हद तक चीज़ें आप समझ जाएंगे उनके इतिहास से संबंधित। और साथ ही जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आने वाला हूं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी विषय का, खास तौर से संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगा, जिसमें कुल 80 प्रश्न होंगे और ये साप्ताहिक होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को आप मिस ना करें, और उसको मैं लेकर के आऊँगा वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं बीपीएससी की। तो आज की इस वीडियो में चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आदिकाल से। और इसमें जो समय और तिथि जो दी गई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो बातें बताई है, जो समय निर्धारित किया है, उसी आधार पर इसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना है। और संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। संवत हमेशा 57 वर्ष अधिक होता है, ईस्वी कम होता है। जब कोई भी तिथि संवत में दी गई हो और ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो 57 वर्ष घटा देंगे तो वो तिथि ईस्वी में आ जाएगी। जैसे 1050 में 57 अगर घटाएंगे तो 993 आएगा। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 अर्थात 993 ईस्वी से 1375 संवत अर्थात 1318 ईस्वी माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? 993 ईस्वी से 1318। आदिकाल की जो सीमा का निर्धारण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आदिकाल का जो सीमांकन हुआ है, उसकी सीमा का जो निर्धारण हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी से अर्थात राजा मुंज से के समय से लेकर अंतिम सीमा कहाँ तक मानी है? महाराजा हमीर देव के पीछे तक। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने आदिकाल का सीमांकन करते हुए राजा मुंज के आरंभ से लेकर हमीर देव के समय तक को माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने इसकी अंतिम सीमा मानी आदिकाल की, जैसे जॉर्ज गिरिसन ने 1400 ईस्वी मानी है, और मिश्र बंधुओं ने 1387 मानी है, और रामचंद्र शुक्ल ने 1318 मानी है, और 1343 किसने माना? रमाशंकर शुक्ल। उसके बाद इसका नामकरण जो हुआ है, इसके नामकरण और इसकी समयावधि को लेकर विद्वानों में सदैव मतभेद रहा है। तो हम इसको देखेंगे किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। तो जॉर्ज गिरिसन ने क्या कहा है? चारण काल। और आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने।
वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। तो ये वीर गाथा युग और वीर गाथा काल, इसको याद रखिएगा। युग की बात श्याम सुंदर दास करते हैं, जबकि काल की बात कौन करता है? रामचंद्र शुक्ल करते हैं। उसके बाद वीर काल की संज्ञा दी है किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अंधकाल किसने कहा है? कपिल कुल श्रेष्ठ। कहीं कहीं लिख के आता है कवि कुल श्रेष्ठ, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, कवि कुल श्रेष्ठ भी है और इसमें लिखा है कपिल कुल श्रेष्ठ। और आधार काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने। और संक्रमण या प्रवर्तन काल कहा है? राम खेलावन पांडे ने। तो मुझे उम्मीद है कि जो नामकरण है आदिकाल के संबंध में, इन तमाम विद्वानों ने और आलोचकों ने आदिकाल का नामकरण इस रूप में किया है। आप एक ध्यान नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर नामकरण के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से आएगा। आगे क्या है? अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल में कई तरह के साहित्य देखने को मिलते थे। अपभ्रंश एक भाषा थी जिसमें साहित्य जो रचा गया, उसकी हम बात देख लेते हैं। और उसके साथ साथ सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है। तो आदिकाल में कई तरह के साहित्य देखने को मिले। अपभ्रंश भाषा, अवट्य भाषा और डिंगल और पिंगल, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल आदिकाल के अंतर्गत देखने को मिलता था। इसमें कहा गया है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, किंतु नवीन खोजों से ये सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं ही आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी, जिसको अपभ्रंश साहित्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था किस रूप में जानी जाती है? तो अपभ्रंश साहित्य के रूप में जानी जाती है, और इसी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआत मानी है इसकी। अपभ्रंश भाषा का समय जो था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में अपभ्रंश की बात पहले की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश साहित्य के कौन कौन से कवि हैं अपभ्रंश में, आप इसको नोट कर लीजिए। स्वयंभू हैं, पहले कवि माने जाते हैं। उसके बाद पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, जोइंद हैं, कहीं जोइंदू भी आता है, और अब्दुल रहमान हैं, जिनदत्त सूर्य हैं और राम सिंह हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू के बारे में क्या कहा गया है इसमें? इनकी कई रचना थी। पौंचर्यु, रिट्ठडेमी चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदस, इनकी रचना है। बहुत सारे विद्वानों ने स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना है। तो अपभ्रंश साहित्य का कालिदास स्वयंभू को किसने माना है? भोला शंकर व्यास ने माना है। उनकी रचनाएं जैसे पौंचर्यु, रिट्ठडेमी चर्यु, पंचमी चर्यु, प्रबंध काव्य और स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंदों से संबद्ध रचना है।
पौंचर्यु जो रचना है उनकी 5 कांडों में विभक्त है। कभी कभी प्रश्न आता है कि पौंचर्यु कितने कांडों में है, तो 5 कांडों में विभक्त है। ये अपूर्ण प्रबंध काव्य है जिनको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनकी जो पौंचर्यु रचना थी जो 5 खंडों में विभक्त थी, उसे पूरा किसने किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। इसके प्रथम कांड का शीर्षक है विद्याधर। प्रथम कांड के शीर्षक क्या है? विद्याधर। साहित्यिक दृष्टि से पौंचर्यु श्रेष्ठ काव्य है जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में किया गया है। तो किस रचना में भगवान राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में किया गया है? तो पौंचर्यु में किया गया है, जो स्वयंभू की रचना है। इसकी रचना शैली कड़वकबद्ध क्या है? जिसमें दोहा और चौपाई का योग हो, दोहा हो फिर चौपाई हो, शैली में लिखी गई। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने धनंजय के आश्रय में की। ऋक्षिणेमिचर्यु में कृष्ण गाथा का वर्णन है और इनके बारे में कहा जाता है कि स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। पौंचर्यु में 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की। साभार, गणपति, चंद्रगुप्त, हिंदी तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। आगे बात करेंगे हम पुष्पदंत की रचनाएं, जो दूसरे कवि हैं अपभ्रंश के। इनकी रचना कौन कौन सी है? महापुराण, अड़य कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका उपनाम अभिमान मेरु था। इन्हें अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। किसे? पुष्पदंत को। ये पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए थे। ये अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं और जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति माना है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहिए। ये सारी उपमा पुष्पदंत को किसने दी है? तो भोला शंकर व्यास ने दी है। महापुराण और प्रबंध काव्य है जिसमें 63 जैन तीर्थकारों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। पुष्पदंत की शेष रचनाओं के हिंदी नाम इस प्रकार हैं, जैसे अड़य कुमार चर्यु, नागकुमार चरित्र, जसहर चर्यु या यशोधरा चर्यु। ये दोनों रचनाएं जैन धर्म से संबद्ध काव्य यानी खंड काव्य। उसके बाद तीसरे जो कवि हैं वो धनपाल हैं। धनपाल का समय आता है। धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे गए हैं, जिनमें एक उल्लेखनीय रचना है भविष्यत कहा या सुई पंचमी रास। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय की विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की रचना चरित काव्यों की एक नई कड़ी है जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। उसके बाद जोइंदु या योगींद्र, जिस इनके नाम को और एक तरीके से लिया जाता है, योगींद्र भी इनको कहा जाता है, जोइंद भी कहा जाता है। इनकी 2 रचनाएं सामने आती हैं जिसमें परमात्म प्रकाश और योगसार। इनका भी आविर्भाव जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनके परमात्म प्रकाश और योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। दोहे काव्य की जो परंपरा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? योगींद्र के परमात्म प्रकाश और योगसार से। उसके बाद अगले कवि हैं अब्दुल रहमान। इनकी एक रचना है संदेश रासक, जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। अब्दुल रहमान का समय जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेक्ष्य देश में उत्पन्न वीरसेन आरक्ष के पुत्र थे। ये जाति के जुलाहा या कोरी थे। इन्होंने अपने को कोलीय कहा है। जैनेतर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से माना जाता है। संदेश काव्य परंपरा का यह ग्रंथ 3 प्रक्रमों में विभक्त है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि अब्दुल रहमान के संदेश रासक कितने प्रक्रमों में विभक्त है? तो 3 प्रक्रमों में विभक्त है, जिसमें छंदों की संख्या 223 और जिसमें विक्रमपुर के एक योगिनी की कथा का वर्णन किया गया है।
साथ ही वियोग वर्णन में षड ऋतु परंपरा का पालन हुआ है, यानी जो 6 ऋतुएं आती हैं एक साल में, उन 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। और भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की ये प्रथम रचना है, यानी इस्लाम मत को मानने वाला कोई ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने भारतीय भाषा में रचना किया है, और इनकी गणना आदिकाल के अंतर्गत की जाती है। और मुनि राम सिंह है। उसके बाद अगले अपभ्रंश कवि जिनका प्रमुख इनका जो रचना है, इनकी रचना है वो पाहुड़ दोहा है। राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि इनमें से किस रचना में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है? तो पाहुड़ दोहा में की गई है। और इसमें क्या कहा गया? त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जोइंद से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जुड़ती चली गई है। उसके बाद अगले कवि हैं जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि, इनकी रचना है उपदेश रसायन, रास भी कहा जाता है इनको, उपदेश रसायन। और इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी है। और अपभ्रंश के चरित काव्यों की परंपरा में भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी शुरू हुई थी। और इस दृष्टि से जिनदत्त सूरि की रचना उपदेश रसायन उल्लेखनीय है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिनमें हिंदी की आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर अगेय बन गए। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। उसके बाद आदिकालीन जो साहित्य है उसका वर्गीकरण किया गया है कितने रूपों में? तो आपके सामने है सिद्ध साहित्य, इसमें सिद्धों की संख्या 84 है। उसके बाद नाथ साहित्य, फिर जैन या रास साहित्य, फिर चारण या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। ठीक, उसके बाद अपभ्रंश से प्रभावित कुछ रचनाएं रही हैं आपके आदिकाल में। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रास, राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। और बहुत सारी रचनाएं आदिकाल में रही है जो अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित रही नहीं रही है, और बहुत सारी रचनाएं प्रभावित रही हैं। जो रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित नहीं रही हैं वो आपके सामने हैं। खुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंत गिरी रास, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ, ये सारी रचनाएं जो थी वो अपभ्रंश प्रभावित नहीं थी। तो ये थे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आदिकाल के आरंभ से संबंधित, और जिसमें हमने जाना कि अपभ्रंश से प्रभावित कवि कौन कौन से हैं, इसका समय क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक युग का पहला वीडियो है। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। छोटे छोटे टॉपिक में, छोटे छोटे भाग में बांट करके मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम उसका सामान्य ज्ञान आपको हो जाए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हैं, तो आप कॉपी पे से नोट भी कर सकते हैं। और किसी तरह की अगर समस्या है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी मेरे चैनल पर बहुत संख्या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो संख्या है वो कम से कम समर्पित भाव से इसे देखे, इसे पसंद करे, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो है संख्या बल इसमें बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अगर आप लोग आपकी सक्रियता रहती है, आप लोग के अंदर जिज्ञासा का भाव रहता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो मेरे अंदर क्षमता है और कुछ चीज़ें करने की, उसका प्रदर्शन मैं आपके सामने करूंगा। क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा को क्वालिफाई किया है और मैंने परीक्षा कई दी है, मुझे उसका अनुभव है। तो मैं चाहता हूं कि वो सारे अनुभव आप तक मैं पेश करूं, ताकि आप भी उससे लाभान्वित हों, कम समय में आप सफल हो जाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपको बता रहा है, अगर वो सफल नहीं हुआ है तो उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वो बता इसलिए रहा है क्योंकि उसको अनुभव है, उसने कौन सी ऐसी कमियाँ रही उसके जीवन में जिससे वो असफल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। अगर वो समय से आप अगर समझ लेंगे, हो सकता है कि उसको कोई बताने वाला ना रहा हो, अगर वो आपको बता रहा है तो आपके जीवन के लिए बेहतर तरीके से या आपके जीवन की बेहतरी के लिए बता रहा हो। आप उसका इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। इसमें जो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ख़ास तौर से, और बीपीएससी 4.0 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से ही सारी चीज़ें आनी हैं। कुछ चीज़ें विधा के रूप में दी गई होती हैं, उसको अलग से पढ़ना होता है, और वो आपके पाठ्यक्रम के ऊपर निर्भर करती है कि आपका पाठ्यक्रम कैसा है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहा तो मैं शायद वो पाठ्यक्रम भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से नेट जेआरएफ और 4.0 हिंदी विषय के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।